बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आपके घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। याद रहे बच्चों कि आप सभी को एपिसोड देखने के बाद अपने पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को जरूर पढ़ लेना होता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आपके किताब में दिए गए सभी सवालों को भी बना लेना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र तथा कुछ विशेष स्थितियां। विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास दो बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2 और एक बिंदु R रेखा को m/n अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यह हम फिगर से समझते हैं। ये हो गई XYZ एक्सिस। अब इसमें हमने एक रेखा ली जिसके दो पॉइंट हैं P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2। अब एक पॉइंट लिया R x y z। तो दोस्तों यहाँ यह कंडीशन है कि यह पॉइंट R x y z इस रेखा को m/n के रेशो में अंतः विभाजित करता है, यानी इंटरनली डिवाइड करता है। अब दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला के अनुसार इस R x y z के निर्देशांक हुए और ये याद करना काफी सरल है। तो आप पहले रेशो को दूसरे पॉइंट के निर्देशांक से गुणा कीजिए, जमा दूसरे रेशो को पहले पॉइंट के निर्देशांक से गुणा कीजिए और उसे डिवाइड कर दीजिए उस रेशो के जोड़ से, यानी m+n से। तो जो R पॉइंट है उसके x निर्देशांक होगा mx2 + nx1 अपॉन m+n। ठीक उसी प्रकार y निर्देशांक हुआ my2 + ny1 अपॉन m+n। अब z निर्देशांक भी इसी प्रकार निकाल लेते हैं mz2 + nz1 अपॉन m+n। अतः बिंदु R जो बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बात जाननी बहुत आवश्यक है कि अंतः विभाजित करता है यानी इंटरनली डिवाइड करता है। तो उस स्थिति में निर्देशांक आएंगे mx2 + nx1 अपॉन m+n, my2 + ny1 अपॉन m+n, mz2 + nz1 अपॉन m+n। अब यदि वही बिंदु R रेखाखंड PQ को m/n के अनुपात में बाहर से विभाजित करता है, अब यह स्थिति थोड़ी अलग है, यानी एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो इस उपर्युक्त सेक्शन फॉर्मूला में हम बस एक चेंज करेंगे, यानी हम इसमें n की जगह -n लिख देंगे। तो n को -n से विस्थापित करके हम जो नया सूत्र पाते हैं वह होगा mx2 - nx1 अपॉन m-n, my2 - ny1 अपॉन m-n, mz2 - nz1 अपॉन m-n। अतः जब बाहर से विभाजित करेगा पॉइंट तो उसमें n को -n से विस्थापित कर देंगे। चलिए अब कुछ विशेष स्थितियां देख लेते हैं। दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक यदि वही पॉइंट R रेखाखंड PQ का
मध्य बिंदु हो तो हमारे पास जो अनुपात है m/n उसको हम 1:1 रख देंगे, क्योंकि एक मध्य बिंदु किसी भी रेखा को आधे आधे भाग में डिवाइड कर देता है। तो वह रेशो m/n 1:1 के बराबर हुआ। अब उसे सेक्शन फॉर्मूला में रखने पर हमारे पास जो नया सूत्र आएगा उसमें x के निर्देशांक होंगे x1 + x2/2, y के निर्देशांक हुए y1 + y2/2 तथा z के निर्देशांक हुए z1 + z2/2। इस प्रकार यह मध्य बिंदु R के निर्देशांक है। आइए अब दूसरी स्थिति देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पास रेखाखंड है और उसके दो बिंदु हैं P और Q। अब दोस्तों, यदि वही बिंदु R इस रेखाखंड को m/n के अनुपात के बजाय k/1 के अनुपात में विभाजित करती है, तो उस केस में हम k को m/n से विस्थापित कर देंगे। R के निर्देशांक होंगे kx2 + x1/1 + k, ky2 + y1/1 + k, kz2 + z1/1 + k। तो दोस्तों, यह परिणाम दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर व्यापक बिंदु संबंधी सवालों में प्रयुक्त होगा। आप यह ध्यान रखिए, यानी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन संबंधी क्वेश्चंस में हम इस k/1 वाली स्थिति का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला आपको याद करना अनिवार्य है। इस वीडियो में हमने सीखा विभाजन सूत्र तथा कुछ विशेष स्थितियां। अगली वीडियो में हम इस पर कुछ उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, अब हम श्वसन और गैसों का विनिमय पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गैसों का परिवहन, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, श्वसन का नियमन, श्वसन के विकार। गैसों का परिवहन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। शेष 3% ऑक्सीजन का प्लाज्मा द्वारा
घुलीय अवस्था में होता है। लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा है, जबकि 70% का बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होता है। लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा द्वारा घुलीय अवस्था होता है। ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लौह युक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं के वहन कर सकता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक है जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्माब वक्र यानी सिग्मॉइड कर्व प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र यानी डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बंधन को प्रभावित करने वाले PCO2, H+ आयन सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। कूपिकाओं में जहां उच्च PO2, निम्न PCO2, कम H+ सांद्रता और निम्न तापक्रम होता है, वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं, जबकि उत्तकों में निम्न PO2, उच्च PCO2, उच्च H+ सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थितियां ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का वियोजन के लिए अनुकूल होती हैं। इससे स्पष्ट है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बंधता है और उत्तकों में वियोजित हो जाता है। प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में उत्तकों को लगभग 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन लगभग 20 से 25% के रूप में वहन की जाती है। यह बंधनीयता कार्बन डाइऑक्साइड की आंशिक दाब से संबंधित होती है। PO2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। उत्तकों में उच्च PCO2 और निम्न PO2 की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है, जबकि कूपिका में जहां PCO2 निम्न और PO2 उच्च होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड का वियोजन होने लगता है, अर्थात उत्तकों में हीमोग्लोबिन से बंधित कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में मुक्त हो जाती है। एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। इस एंजाइम से निम्नलिखित प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है। CO2 plus H2O कार्बनिक एनहाइड्रेज की मदद से H2CO3 बनाता है और फिर से कार्बनिक एनहाइड्रेज की मदद से HCO3- और H+ बनाता है। उत्तकों में उपचय के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 रक्त में विसरित होती है और HCO3- और H+ बनाती है। कूपिका में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे CO2 और H+ बनता है। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में उत्तक स्तर पर ग्रहित और कूपिका एक परिवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाती है। प्रति 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनित रक्त द्वारा कूपिका में लगभग CO2 की 4 मिलीलीटर मात्रा मुक्त होती है। श्वसन का नियमन। मानव में अपने शरीर के उत्तकों की मांग के अनुरूप श्वसन के लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पोन्स क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है, जिससे श्वास प्रभावी यानी न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयंत्र कर सकता है। इस केंद्र
के तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर यानी रेस्पिरेटरी रेट को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास रसो संवेदी यानी केमोसेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सकते हैं। महाधमनी चाप यानी एओर्टिक आर्क और ग्रीवा धमनी यानी कैरोटिड आर्टरी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है। श्वसन के विकार दमा यानी अस्थमा, इसमें श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ के कारण श्वासन के समय घरघराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। श्वसनी शोथ यानी ब्रोंकाइटिस, ये श्वसनी की शोथ है जिससे विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होना है, जिससे लगातार खांसी होती है। वातस्फीति या एम्फीसीमा, ये चीरकालिक रोग है जिसमें कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में से एक है। व्यावसायिक श्वसन रोग यानी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, कुछ उद्योगों में विशेषकर जहां पत्थर की घिसाई, पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है, वहां इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती। दीर्घकालीन प्रभाव शोथ उत्पन्न कर सकता है, जिनसे रेशम्यता होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो में हमने सीखा गैसों का परिवहन, जिसमें हमने पढ़ा ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, श्वसन का नियमन और श्वसन के विकार। और इसी तरह हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय अवकल समीकरण का भाग 5 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां, जिसमें कि हमने सीखा था पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण विधि। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां, जिसमें हम जानेंगे समघातीय अवकल समीकरण विधि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां जो हैं वो 3 प्रकार की हैं। पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण विधि, समघातीय अवकल समीकरण विधि तथा रैखिक अवकल समीकरण विधि, जिसमें कि आज हम जानेंगे समघातीय अवकल समीकरण विधि के बारे में। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस विधि को कि किस प्रकार से हम इस विधि द्वारा अवकल समीकरण को हल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमें ये जानना है कि ये समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों अगर कोई फलन है f(x,y) जो कि n घात वाला समघातीय फलन तब कहलाएगा अगर किसी शून्येतर अचर लैम्डा के लिए f लैम्डा x, लैम्डा y बराबर होगा लैम्डा टू द पावर n f(x, y) के। अगर ऐसा होता है तो dy अपॉन dx के रूप वाला अवकल समीकरण समघातीय कहलाता है यदि f(x,y) शून्य घात वाला समघातीय फलन है। तो जाहिर सी बात है कि अभी जो मैं आपको बोल रही होंगी इससे आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा। हम एक उदाहरण के द्वारा इसे सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं और फिर समघातीय विधि द्वारा अवकल समीकरण को हल करते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम एक उदाहरण की ओर। यहाँ पर हमारा एक फलन हमने लिया है f(x,y) जो कि है x प्लस 2y अपॉन x माइनस y। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो x और y है इसे अब हम रिप्लेस करेंगे लेम्डा x और लेम्डा y से। तो जब हम इसे रिप्लेस करेंगे लेम्डा x और लेम्डा y से तो हमारे पास ये आ जाएगा लेम्डा x प्लस 2 लेम्डा y अपॉन लेम्डा x माइनस लेम्डा y। जहां से हम लेम्डा कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेम्डा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2y अपॉन लेम्डा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस y। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो हम इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जो कि है लेम्डा टू द पावर 0 f(x, y)। यहाँ पर आपने देखा कि हमने हमारा जो फलन था उसे कुछ इस रूप में लिखा है लेम्डा टू द पावर 0 f(x, y)। और अगर हम हमारे दिए गए फलन को इस प्रकार से लिख पाते हैं तो इस तरह के फलन को हम कहते हैं समघातीय फलन यानी कि होमोजेनस फंक्शन। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने अब फलन लिया है f(x,y) इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos y। अब हमसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या यह समघातीय फलन है। तो आइए देखते हैं कि क्या यह समघातीय फलन है या नहीं। समघातीय फलन के लिए हम सबसे पहले हमारे दिए गए फलन को x और y की जगह पर लेम्डा x और लेम्डा y से प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम यहाँ पर यह कार्य करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin लेम्डा x प्लस cos लेम्डा y, जिससे जाहिर सी बात है कि आप इसे लेम्डा टू द पावर n f(x, y) के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फलन f(x,y) है ये हमारा बराबर नहीं है लेम्डा टू द पावर n f(x, y)। तो हम यहाँ पर ये प्राप्त करते हैं कि ये जो हमारा दिया गया फलन है यह समघातीय फलन नहीं है, अर्थात होमोजेनस फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से हम दिए गए फंक्शन की होमोजेनस नेचर चेक करते हैं। आइए अब इसी बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर ज्ञात करेंगे उनका व्यापक हल। दोस्तों यहाँ पर हमें एक और बात का ध्यान देना है। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला कार्य होगा वो होगा कि हम हमारे दिए गए अवकल समीकरण को कुछ इस रूप में एक्सप्रेस करें, अर्थात अभिव्यक्त करें कि वो हमारे dy अपॉन dx या फिर dx अपॉन dy के रूप में आ जाए। यहाँ पर हम पहले उदाहरण ले रहे हैं dy अपॉन dx का। अगर हमारा फलन आ रहा है f(x,y) तो अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का फलन आएगा तो हम उसे समघातीय दर्शाने के बाद y की जगह पर vx प्रतिस्थापित करेंगे। और जब हम यहाँ पर vx प्रतिस्थापित करके इसका अवकलज ज्ञात करेंगे x के सापेक्ष में तो हमारे पास ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx। इसके बाद हमारा कार्य होगा कि हम जहाँ पर dy अपॉन dx है वहां पर ये प्रतिस्थापित करें और जहाँ पर हमारे प्रश्न में y है वहां पर vx प्रतिस्थापित करें, या फिर जहाँ पर x है वहां पर आप चाहें तो y अपॉन x प्रतिस्थापित करें। इसी प्रकार से आइए dx अपॉन dy का देख लेते हैं। dx अपॉन dy में अगर आपको आपका फलन प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर आप प्रतिस्थापित करेंगे x इज इक्वल्स टू vy। जब आप यहाँ पर x इज इक्वल्स टू vy प्रतिस्थापित करेंगे और फिर उसका अवकलज ज्ञात करेंगे तो यहाँ से आपके पास dx अपॉन dy का मान आ जाएगा v प्लस y dv अपॉन dy। और जब आप अपने
प्राप्त किए गए अवकल समीकरण में ये प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। चलिए, ये थी कुछ आधारभूत जानकारी समघातीय अवकल समीकरण विधि द्वारा व्यापक हल ज्ञात करने की। तो चलिए एक प्रश्न के द्वारा इसे सीखते हैं। अब हम यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है जो कि है, दर्शाइए कि अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है x प्लस 2y जो कि समघातीय है और इसका हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये दर्शाना है कि ये जो हमारा अवकल समीकरण दिया गया है क्या यह समघातीय है या नहीं। तो चलिए पहले हम इसे समघातीय दर्शाते हैं और फिर इसका हल ज्ञात करते हैं। तो समघातीय दर्शाने के लिए अवकल समीकरण का हमारे पास जो सबसे पहला कार्य होता है वो होता है कि इसे हम इस रूप में अभिव्यक्त करें कि ये या तो हमारे पास dy अपॉन dx के रूप में आए या फिर dx अपॉन dy के रूप में आए। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये जो अभिव्यक्त होकर के आएगा ये dy अपॉन dx के रूप में आएगा, जिससे हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2y अपॉन x माइनस y। इसके बाद यहाँ पर हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे और फिर यही dy अपॉन dx हो जाएगा हमारा फलन fxy बराबर x प्लस 2y अपॉन x माइनस y। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि x और y की जगह पर हम लेमडा x और लेमडा y प्रतिस्थापित करेंगे। तो जब हम यहाँ पर लेमडा x और लेमडा y प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा लेमडा x प्लस 2 लेमडा y अपॉन लेमडा x माइनस लेमडा y, जहां से जब आप लेमडा कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा लेमडा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2y अपॉन लेमडा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस y, जिससे आप इसे लेमडा टू द पावर 0 fxy के रूप में लिख सकते हैं। तो जब आप प्राप्त किए गए फलन को कुछ इस रूप में लिख पाते हैं तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये फलन है ये शून्य घात वाला समघातीय फलन है। और जब यह शून्य घात वाला समघातीय फलन है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो दिया हुआ अवकल समीकरण है वो एक समघातीय अवकल समीकरण है, अर्थात होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर जब हमने समघातीय इसे दर्शा लिया है तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं इसका हल। आइए देखते हैं कि इसका हल अब हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर अब प्रतिस्थापित करेंगे y की जगह पर vx। जब आप इसका अवकलज ज्ञात करेंगे तो x के संदर्भ में तो आपके पास आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx। जब आप इसे हमारे प्राप्त किए गए इक्वेशन में प्रतिस्थापित करेंगे x को कॉमन लेकर तो हमारे पास ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2y अपॉन x माइनस y अपॉन x। जब आप यहाँ पर dy अपॉन dx की जगह पर प्रतिस्थापित करेंगे v प्लस x dv अपॉन dx और y अपॉन x की जगह पर v प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। इसके बाद हम v को दूसरी साइड लेकर के जाएंगे। जब हम v को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v माइनस v। यहाँ से हम LCM लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v। इसके बाद हम जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हल करते थे उसी प्रकार से अब हम यहाँ पर हल करेंगे। दोनों वेरिएबल्स को एक जगह लेकर के आएंगे, v एक साइड में और x एक साइड में। तो हमारे पास ये आ जाएगा v माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x। इसके बाद हमारा जो अगला कार्य होगा वो होगा कि दोनों को इंटीग्रेट करना। तो जब हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 2v माइनस 2 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx अपॉन x। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये हमने किस तरह से प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हमने ये जो v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 था इसका अवकलज हमारे न्यूमरेटर में लाने के लिए 2 से गुना किया है और फिर 2 से भाग दे दिया है, जिससे कि हमारे पास ये आ गया है 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 2v माइनस 2 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। इसके बाद अब हम इसे पुनः हल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2v प्लस 1 माइनस 3 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx अपॉन x।
इसके बाद से हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जिस तरह से सॉल्व करते हैं ये बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगा, जिसमें कि अब आपको फॉर्मूला का उपयोग करके इसे प्रायः हल करना है। चलिए अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कुछ इस रूप में, जो कि है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2v प्लस 1/v स्क्वायर प्लस b प्लस 1 dv माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx अपॉन x। इसके बाद हम इसे कुछ इस तरह से लिख देंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ताकि हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से ज्ञात कर पाएं। तो हमारे पास ये आ रहा है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2v प्लस 1/v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx अपॉन x। इसके बाद जब हम इन सभी का इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 log mod v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/√3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3 इज इक्वल्स टू माइनस log mod x प्लस c। यहाँ पर हमने बस सिंपली फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं बस उसी प्रकार से यहाँ पर हमने इसे सॉल्व किया है और इनकी वैल्यूज फिर लिखी हैं। अब जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 log mod v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3 इज इक्वल्स टू माइनस log mod x प्लस c। जिसे हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 log mod v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस log mod x इज इक्वल्स टू √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3 प्लस c। इसके बाद जब हम यहाँ पर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 log mod y अपॉन x स्क्वायर प्लस y अपॉन x प्लस 1 प्लस 1/2 log x स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 tan इनवर्स 2y अपॉन x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c। यहाँ पर हमने 2/2 log mod x को लिखा है 1/2 log x स्क्वायर। फिर हम इसे प्रायः लिख सकते हैं 1/2 log mod y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y अपॉन x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x प्लस c। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया है इस स्टेप में, केवल इसे सिंप्लीफाई कर दिया है हमारे लास्ट स्टेप को। हमें प्राप्त होगा 1/2 log mod y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x प्लस c1। जहां से जब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा log mod y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x प्लस 2c1। यहाँ पर अब हम 2c1 को रिप्लेस कर रहे हैं c से, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो हमारे पास ये फाइनली आ जाएगा log mod x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x प्लस c। और दोस्तों यही जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल, अर्थात log mod x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x प्लस c is our general solution of the given differential equation। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन को फर्स्ट होमोजेनस शो करते हैं और फिर उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपके पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन का कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर आपसे एक फॉर्मूला भी यहाँ पर मिस हो रहा है तो फिर आप इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से रिवाइज जरूर कीजिएगा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है दर्शाइए कि अवकल समीकरण x cos y अपॉन x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y cos y अपॉन x प्लस x समघातीय है और इसका हल ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हमें इस क्वेश्चन में भी पहले हमारे दिए गए अवकल समीकरण को समघातीय दर्शाना है और फिर इसका हल ज्ञात करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, समघातीय दर्शाने के लिए हमें सबसे पहले उन्हें
एक्सप्रेस करना पड़ेगा या तो dy अपॉन dx या फिर dx अपॉन dy के रूप में, जैसा कि क्वेश्चन में हम आसानी से उसे अभिव्यक्त कर पा रहे होंगे। और फिर हम उसे समघातीय दर्शाएंगे कि क्या वो पॉसिबल है कि वो समघातीय है या नहीं। फिर हम उसका हल ज्ञात करेंगे। तो चलिए इन्हीं चरणों को दोहराते हैं और ज्ञात करते हैं कि क्या यह दिया गया अवकल समीकरण समघातीय है, और फिर इसका व्यापक हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला कार्य होगा वो होगा कि हमारे दिए गए अवकल समीकरण को अभिव्यक्त करना। तो हम इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो कि है dy अपॉन dx इज इक्वल टू y cos y अपॉन x प्लस x अपॉन x cos y अपॉन x। इसके बाद यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है हमारा फलन। अगर हम इसे हमारा इक्वेशन 1 मान रहे हैं तो fxy इज इक्वल टू y cos y अपॉन x प्लस x अपॉन x cos y अपॉन x। इसके बाद हमारा जो अगला कार्य होगा वो होगा कि x और y के जगह पर हम प्रतिस्थापित करें लेम्डा x और लेम्डा y। जब हम इसे प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा लेम्डा y cos लेम्डा y अपॉन लेम्डा x प्लस लेम्डा x अपॉन लेम्डा x cos लेम्डा y अपॉन लेम्डा x। यहाँ से जब हम लेम्डा को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा लेम्डा मल्टीप्लाइड बाय y cos y अपॉन x प्लस x अपॉन लेम्डा मल्टीप्लाइड बाय x cos y अपॉन x। यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको प्राप्त होगा कि आप इसे कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि है लेम्डा टू द पावर 0 fxy, जिससे कि आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पर हमारा जो फलन है fxy ये शून्य घात वाला समघातीय फलन है, यानी कि ये एक होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0। अब ये एक होमोजेनियस फंक्शन है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमने इस प्रकार से हमारे अवकल समीकरण को समघातीय दर्शा लिया है। इसके बाद अब हम ज्ञात करेंगे इसका हल। इसका हल ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर प्रतिस्थापित करना पड़ेगा y इज इक्वल टू vx। अब यहाँ पर हम y इज इक्वल टू vx क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है fxy वो हमारा dy अपॉन dx के रूप में है। अगर हमारा फंक्शन dx अपॉन dy के रूप में होता तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू vy लेते। अब चलिए इसका अवकलज ज्ञात करते हैं x के सापेक्ष में। इसका अवकलज आता है हमारे पास दोस्तों dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। इसके बाद हमारा जो कार्य होता है अगला वो होता है कि हमारे प्राप्त किए गए अवकल समीकरण को, जो कि dy अपॉन dx के रूप में है, उसे और सिंप्लीफाई करें ताकि हम आसानी से प्रतिस्थापन उनका कर पाए dy अपॉन dx की जगह पर और y तथा x के जगह पर। जब हम हमारे प्राप्त किए गए dy अपॉन dx में x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा y अपॉन x cos y अपॉन x प्लस 1 अपॉन cos y अपॉन x। इसके बाद अब हम यहाँ पर dy अपॉन dx के जगह पर प्रतिस्थापित करेंगे v प्लस x dv अपॉन dx और y अपॉन x की जगह पर प्रतिस्थापित करेंगे v। तो हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v cos v प्लस 1 अपॉन cos v। इसके बाद हम v को ले जाएंगे दूसरी साइड में तो हमारे पास ये आ जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस v। यहाँ से अब हम अगले स्टेप में इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v cos v प्लस 1 माइनस v cos v अपॉन cos v। जहाँ से v cos v कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनली बच जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos v। इसके बाद हमारा अगला कार्य जो होगा कि हम दोनों वेरिएबल को अलग अलग कर दें यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा अब cos v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा sin v इज इक्वल टू log mod x प्लस log mod c। जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा sin v इज इक्वल टू log mod cx। अब हमारा अगला कार्य जो होगा वो होगा कि v के जगह पर हम इसका मान प्रतिस्थापित करें तो हमारे पास ये आ जाएगा sin y अपॉन x इज इक्वल टू log mod cx। तो दोस्तों ये जो आया है यही हो जाएगा हमारा दिए गए अवकल समीकरण का हल, जो कि हमसे पूछा गया था। तो हमारे अवकल समीकरण x cos y अपॉन x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y cos y अपॉन x प्लस x का जो व्यापक हल है वो है sin y अपॉन x इज इक्वल टू log mod cx।
तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हम अवकल समीकरण को समघातीय दर्शाते हैं और फिर उसका हल ज्ञात करते हैं समघातीय अवकल समीकरण विधि के द्वारा। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आज की वीडियो पर आधारित प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां, जिसमें हमने सीखा समघातीय अवकल समीकरण विधि। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे रैखिक अवकल समीकरण विधि। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अब हम खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप प्रजनन के बारे में। पादप प्रजनन पारंपरिक खेती बाड़ी से मनुष्य तथा पशुओं को भोजन के लिए सीमित मात्रा में जैव मात्रा का उत्पादन होता है। अच्छे प्रबंधन के तौर तरीके तथा भूमि का क्षेत्रफल बढ़ने से उत्पादन बढ़ सकता है, परंतु केवल एक सीमा तक। बड़ी सीमा तक उत्पादन को बढ़ाने में पादप प्रजनन ने एक प्रौद्योगिकी के रूप में सहायता की है। हरित क्रांति काफी हद तक पादप प्रजनन तकनीकों पर गेहूं, धान, मक्का आदि में अधिक उत्पादन तथा रोग निरोधक किस्मों का विकास करने के लिए आश्रित थी। पादप प्रजनन क्या है? पादप प्रजनन पादप प्रजातियों का एक उद्देश्यपूर्ण परिचालन है ताकि वांछित पादप किस्में तैयार हो सके। यह किस्में खेती के लिए अधिक उपयोगी, अच्छा उत्पादन करने वाली एवं रोग प्रतिरोधी है। मानव सभ्यता के आरंभ से हजारों वर्ष पूर्व से पारंपरिक रूप में पादप प्रजनन पर कार्य चल रहा है। पादप प्रजनन के बारे में लगभग 9000 से 11000 वर्षों पूर्व के लिखित प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। आज भी ऐसे फसलें उपलब्ध है जो प्राचीन काल से घरों में उपयोग होती आ रही है। आज जितनी भी मुख्य फसलें हैं वे सभी पुरानी किस्में की व्युत्पन्न हैं। प्रतिष्ठित पादप प्रजनन में शुद्ध वंशक्रम का संकरण अथवा क्रॉसिंग शामिल है, जिसके पश्चात कृत्रिम चयन होता है ताकि अधिक उत्पादन देने वाले पोषणज तथा रोगों के प्रति प्रतिरोधी पादपों के वांछनीय विशेषक को तैयार किया जा सके। आनुवांशिकी, आणविक जीव विज्ञान और उत्तक संवर्धन में हुई उन्नति के साथ साथ आणविक आनुवंशिक साधन का प्रयोग अब पादप प्रजनन में किया जा रहा है। यदि ट्रेटों अथवा लक्षणों की सूची तैयार करनी पड़े जिससे प्रजनक इन लक्षणों को अपनी फसलों में समाविष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बड़े हुए फसल उत्पादन तथा उन्नत गुणवत्ता वाली प्रथम सूची तैयार होगी। पर्यावरण तनाव के प्रति सहनशीलता, रोगजनकों के प्रति प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति सहनशीलता आदि भी हमारी सूची में होंगे। पादप प्रजनन कार्यक्रम अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से परे विश्व के सरकारी संस्थानों तथा व्यापारिक कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। फसल की एक नई आनुवांशिक नस्ल के प्रजनन में निम्न मुख्य पद होते हैं। पहला, परिवर्तनशीलता का संग्रहण। आनुवांशिक परिवर्तनशीलता किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूलाधार है। बहुत सी सस्यों में पूर्ववर्ती आनुवांशिक परिवर्तनशीलता उन्हें अपनी जंगली प्रजातियों से प्राप्त होती है। विभिन्न जंगली किस्मों, प्रजातियों तथा कृष्णतय प्रजातियों के संबंधियों
का संग्रहण एवं परिरक्षण तथा उनके अभिलक्षणों का मूल्यांकन उनके समष्टि में उपलब्ध प्राकृतिक जीन के प्रभावकारी समुपयोजन के लिए पूर्वापेक्षित होता है। किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जनकों के विविध अलील का समस्त संग्रहण को उसका जनन द्रव्य यानी जर्म प्लाज्म संग्रहण कहते हैं। दूसरा, जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। जनन द्रव्य मूल्यांकित किए जाते हैं ताकि पादपों को उनके लक्षणों के वांछनीय संयोजनों के साथ अभिनिर्धारित किया जा सके। चयनित पादपों को बहुगुणित कर उनका प्रयोग संकरण की प्रक्रिया में किया जाता है। इस प्रकार जहां वांछनीय तथा संभव है वहां शुद्ध वंशक्रम उत्पन्न कर ली जाती है। तीसरा, चयनित जनकों के बीच पर संकरण। वांछित लक्षणों को बहुधा दो भिन्न पादपों से प्राप्त कर संयोजित किया जाता है। उदाहरणार्थ, एक जनक जिसमें उच्च प्रोटीन गुणवत्ता है और अन्य जनक जिसमें रोग निरोधक गुण है, दोनों ही संयोजन की आवश्यकता है। यह परसंकरण द्वारा संभव है कि दो जनक ऐसे संकर पैदा करे जिससे आनुवांशिक वांछित लक्षणों का संगम एक पौधे में हो सके। वांछित पौधों के परागकण का संग्रहण जिसे नर जनक के रूप में चुना गया है तथा उसे मादा पौधों के वर्तिकाग्र पर डालना जिसे मादा जनक के रूप में चुना गया है, यह काफी कठिन तथा अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। यह भी आवश्यक नहीं है कि संकर वांछनीय लक्षणों को संयोजित कर रहे हो। सामान्यतः कुछ सैकड़ों से हजार क्रॉस में केवल एक में ही वांछनीय संयोजन प्रदर्शित होता है। चौथा, श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन तथा परीक्षण। इसके अंतर्गत संकरों की संतति के बीच से पादप का चयन किया जाता है जिनमें वांछित लक्षण संयोजित हो। प्रजनन उद्देश्यों में प्राप्त करने में चयन की यह प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। अतः संतति का विज्ञान मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इस चरण में परिमाण स्वरूप ऐसे पादप उत्पन्न होते हैं जो दोनों जनकों में श्रेष्ठ होते हैं। ये कई पीढ़ियों तक स्वपरागण तब तक करते हैं जब तक कि समरूपता की अवस्था नहीं आती है, जिससे संतति में लक्षण विसंयोजित नहीं हो पाते। नए कंशनों का परीक्षण, निर्मुक्त होना तथा व्यापारीकरण। नव चयनित वंशक्रम का उनके उत्पादन तथा अन्य गुणवत्ता वाली शस्य विशेषकों, रोग प्रतिरोधकता आदि गुणों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्यांकित पौधों को अनुसंधान वाले खेतों में जहां उन्हें आदर्श उर्वरक प्राप्त हो, उन्हें सिंचाई का पानी मिल रहा हो तथा अन्य समुचित शस्य प्रबंध आदि उपलब्ध हो, वहां पैदा किया जाता है तथा उसमें उपयुक्त गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। अनुसंधानिक खेत में मूल्यांकन के बाद पौधों का परीक्षण देश भर में किसानों के खेत में कई स्थानों पर कम से कम 3 ऋतुओं तक किया जाता है। इन स्थानों पर सभी शस्य खंडों का निरूपण होना चाहिए जहां सामान्यतः खेती होती है। उपरोक्त विधि से उत्पन्न शस्य की तुलना सर्वोत्तम उपलब्ध स्थानीय शस्य कंशनों चेक या संदर्भ कंशण से करने के बाद मूल्यांकित करना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लगभग 33% आय तथा समष्टि लगभग 62% जनता को रोजगार कृषि से प्राप्त होती है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात देश के सामने मुख्य चुनौती उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त आहार उत्पादन करना था। जैसा कि हमें ज्ञात है कि खेती के लिए सीमित भूमि ही उपलब्ध है, अतः भारत को इसी उपलब्ध भूमि से प्रति यूनिट उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। 1960 के मध्य से गेहूं तथा धान की बहुत सी उच्च उत्पादन वाली किस्मों का विकास पादप प्रजनन तकनीकों के प्रयोग से किया गया। परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। यह प्रवस्था सामान्यतः हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है।
गेहूं तथा धान 1960 से 2000 तक के वर्षों के दौरान गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 मिलियन टन हुआ, जबकि धान का उत्पादन 35 मिलियन टन से बढ़कर 89.5 मिलियन टन तक पहुंच गया। इसका कारण गेहूं तथा धान की अर्धवामन किस्मों का विकसित होना था। मेक्सिको स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज में नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत नॉर्मन ई बोरलॉग ने गेहूं की अर्धवृद्धि किस्म का विकास किया। यह उसी का परिणाम है कि 1963 में उच्च उत्पादन तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों की वंश रेखाएं जैसे सोनालिका तथा कल्याण सोना का विकास कर उन्हें भारतवर्ष में गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में प्रयोग किया गया। अर्धवामन धान की किस्मों को IR8 इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलीपींस में पैदा तथा टाइचुंग नेटिव 1 ताइवान से व्युत्पन्न किया गया। 1966 में इन व्युत्पन्नों को प्रयोग में लाया गया। बाद में और अधिक अच्छा उत्पादन देने वाली अर्धवामन किस्में जया और रत्ना को भारत में विकसित किया गया। गन्ना सैक्रम बारबेरी को मूलतः उत्तर भारत में पैदा किया जाता था, परंतु इसके शर्करा अंश तथा उत्पादन क्षमता बहुत कम था। दक्षिण भारत में पैदा होने वाला उष्णकटिबंधीय गन्ना सैक्रम ऑफिसिनेरम का तना मोटा था तथा इसमें शर्करा अंश कहीं अधिक थी, परंतु यह उत्तरी भारत में ठीक से नहीं पनप पाया। इन दोनों किस्मों को सफलतापूर्वक संकरित कराया गया ताकि उच्च उत्पादन के वांछनीय गुण जैसे कि मोटा तना तथा उच्च शर्करा वाला पौधा प्राप्त हो सके और साथ ही इसे उत्तरी भारत के गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में भी पैदा किया जा सके। ज्वार भारत में संकर मक्का, ज्वार तथा बाजरा का सफलतापूर्वक विकास किया गया। जल अभाव के प्रति प्रतिरोधी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं, उनका विकास संकर प्रजनन के परिणाम स्वरूप हुआ। इस वीडियो में हमने सीखा पादप प्रजनन के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन, उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन, एकल कोशिका प्रोटीन और उत्तक संवर्धन। धन्यवाद।